मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं, जितने भी डिफेंस कैटेगरी के एग्जाम्स हैं। सीडीएस एफकैट की क्या स्ट्रैटेजी रही और क्या बच्चे को दोनों एग्जाम्स को तैयार करना चाहिए एक साथ? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है सीडीएस और एफकेट को ध्यान से समझने के लिए आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीएस की उठानी है। उनको ऐसा लगता है कि एफकेट ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू सीडीएस। एफकैट सीडीएस की स्ट्रैटेजी अलग मत लगा के चलो भाई, सेम सेम चीजें हैं। हेलो टू एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पल्लव जो कि 3 बार रिकमेंडेशन हासिल कर चुके हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। सो डेफिनेटली अब हम लोग बात करने वाले हैं, तोड़ तोड़ के चीजों को समझने वाले हैं एसएसबी के बारे में। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्टली पल्लव से मैं बातचीत कर रहा हूँ। और वेलकम पल्लव, और अपने बारे में बेसिक बता दीजिए कि कौन कौन से रिकमेंडेशन और कौन कौन से रैंक आपके आए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी ऑन दिस स्टेज। राइट। राइट। बेसिकली मैंने प्रीवियसली अभी तक टोटल 14 अटेम्प्ट्स दिए हैं इन विच मैं 3 बार रिकमेंड हुआ हूँ। एंड ऑल द 3 were फॉर इंडियन नेवी फॉर आईनेट एंट्री, दैट इज एसएससी नेवल एंट्रीज। So my first recommendation was for SSC Naval Architecture from Naval Selection Board Visakhapatnam, and उसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 4 आई थी। Then consecutively I got recommended for SSC Logistics again for Indian Navy from Visakhapatnam, and उसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी। रिसेंटली मैं वापस recommend हुआ फॉर लॉजिस्टिक्स ब्रांच फ्रॉम कोलकाता बोर्ड, एंड यस अभी उनकी ज्वाइनिंग एंड मेरिट आनी बची है। सो यस, दिस वाज माय 3 रिकमेंडेशन स्टोरी। ओके। ओके। सो इसमें हम लोग मेडिकल की भी बात करेंगे, बिकॉज पल्लव का इतना अच्छा रैंक आने के बावजूद ही वाज नॉट एबल टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस। रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ द परमानेंट रिजेक्शन इन द मेडिकल्स, राइट? यस। राइट। सो चलो, बट एसएसबी की बात जरूर हम लोग करने वाले हैं। तो एसएसबी का डे वन जो है, पल्लव, व्हाट आर योर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द स्टूडेंट्स? यस सर। सर सो स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन, दैट इज द स्क्रीनिंग डे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है जिसमें कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं। एंड एज सच काफी सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को पता है, एंड जो फ्रेशर रिपीटर एंड स्क्रीन आउट्स हैं, कि द डे वन दैट इज स्क्रीनिंग वो एक फिल्टरिंग डे होता है जहाँ पे बहुत सारे लॉट ऑफ कैंडिडेट्स बाहर जाते हैं। सो स्क्रीनिंग में जैसे सबको पता है कि देर आर टू टेस्ट, टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज OIR एंड सेकेंड वन इज PPDT। सो जो ये OIR है, लाइक जो पर्सनली मैंने किया था इन माय कपल ऑफ अटेम्प्ट्स व्हिच मेड मी गेटिंग स्क्रीन्ड इन, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी कैंडिडेट्स को अगर आप पूछोगे तो व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज द स्क्रीनिंग, क्योंकि वहां पे योर प्रिपरेशन एंड योर लक हैज टू कम इन पिक्चर। सो OIR के लिए मैंने प्रैक्टिस करी थी एज लाइक जो भी वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे बुक्स है, जैसे RS अग्रवाल की बुक है, सर की बुक है, वो काफी मोटी बुक आती है। एंड उसके अलावा काफी सारे प्रैक्टिस सेट्स जो भी रेडिली अवेलेबल है ऑनलाइन में, या फिर आप बहुत सारे ग्रुप्स में होते हुए और इस चैनल में भी काफी जगह मौजूद है, तो वहां से मैंने प्रैक्टिस करी थी। इसके अलावा OIR की एज सच अगर कभी कोई डाउट्स आते थे तो मैं अपने फ्रेंड से कंसल्ट करता था, और साथ साथ हम ग्रुप में करते थे। सो OIR का एक बेसिक ये प्रिपरेशन रहती है। बाकी OIR इज वेरी इजी, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। मैंने ऑलमोस्ट सारे बोर्ड कवर कर चुके हैं इंडिया के, तो मुझे कहीं ऐसा एकदम डिफिकल्ट लेवल दिखा नहीं है। बस एक जगह पे ज्यादा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे विच वाज टाइम कंज्यूमिंग, बट उस टाइम पे कंपैरेटिव ग्रेडिंग की जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका खराब गया है तो सभी का ही खराब गया है, तो कहीं ना कहीं उसी के हिसाब से OIR 1 2 3 दिया जाएगा। देन कम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग इज PPDT। ये नहीं कहूंगा कि PPDT आपने अच्छा करा और OIR खराब किया तो यू विल गेट स्क्रीन इन, बट आपने PPDT भी को भी अच्छा करना है, OIR को भी अच्छा करना है। इट्स द ओवरऑल थिंग। तो PPDT में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द परसेप्शन ऑफ द पिक्चर। जैसे ओके। हमें 30 सेकेंड्स का टाइम मिलता है टू परसीव द पिक्चर इन अ वेरी क्रिस्प क्लियर वे। सो कोई भी कैंडिडेट कभी कभार जब पिक्चर देखते हैं तो अपने रियल लाइफ के साथ रिलेट करते हैं, कोई अपने कोई प्रैक्टिस सेट के साथ रिलेट करते हैं कि हमने ये पिक्चर प्रैक्टिस किया था, तो वैसे स्टोरीज लिखते हैं। बट एक ऑनेस्ट ओपिनियन ये रहेगा, अब मैं जितने बार भी हुआ हूँ स्क्रीन एंड रिकमेंड जो भी हुआ हूं, तो उस टाइम पे मैंने हम हर टाइम परसेप्शन एकदम सिंपल रखी, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। एंड मेक श्योर करा कि जो पिक्चर में दिख रहा है, जो स्टिम्युलस को हिट कर रहा है, DIPR के लैंग्वेज में भी स्टिम्युलस एक वर्ड है, या आप लोग को ही पता होगा, जो एक हिट करता है आपके साइकोलॉजी को, वही इंपॉर्टेंट है। वरना नॉर्मली क्या होता है, एक स्टिम्युलस वाली पिक्चर होती है, एक विजनरी होती है, और एक आपकी लास्ट नॉट द लीस्ट इज द प्री कंसीव्ड, जो कि बहुत ही
नेगेटिव चले जाता है, क्योंकि प्री कंसीव्ड में ऐसा होता है कि जो पिक्चर दिखा रहे हैं आप लिख कुछ और रहे हो, वो कुछ और रहे हो, नरेशन कुछ और दे रहे हो। सो परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी परसेप्शन सही रहेगी तो यस ऑब्वियस थिंग है, आपका जो स्टोरी राइटिंग होगा वो बहुत क्रिस्प क्लियर होगा। जैसे पीपीडीटी में साइकोलॉजिस्ट भी एक चीज ये कहते हैं कि यू शुड हैव दिस थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन द स्टोरी, दैट इज व्हाट लेड टू द पिक्चर, व्हाट इज प्रेजेंटली हैपनिंग इन द पिक्चर, एंड व्हाट इज द लाइकली आउटकम। सो मैंने इस तीनों चीज पे बहुत इंपॉर्टेंटली काम किया था, और काम करने की जरूरत तब पड़ती है जब आपने बहुत गलतियां करी है, क्योंकि मैंने काफी गलतियां करी थी। आप लोग को भी अगर वो कट शॉर्ट करना है जर्नी, तो आप लोग गलतियों से, दूसरों की गलती से सीख कर आगे बढ़ो, क्योंकि अपनी लाइफ काफी छोटी होती है, खुद की गलती को रियलाइज करके आगे बढ़ना। सो एक वो इम्पोर्टेंट चीज थी। एंड ये चीज करने के बाद जब आप नरेशन में आते हो, दैट इज व्हेन यू आर डिवाइडेड इन द ग्रुप 15 से 20 लोग की, तब आप वहां पे नरेशन जो है 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप 50 से 55 मिनट भी बहुत है, क्योंकि उस टाइम तक आपके फ्रेम ऑफ माइंड रेडी हो जाता है कि हाँ एसएसएस को भी पता चल जाता है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, है ना। और कभी कभार आर्मी एंट्रीज में जो डायरेक्ट एंट्रीज होती है वहां पे भीड़ ज्यादा होती है। अब जब भीड़ ज्यादा होती है तो ऑब्वियस बात है 30 से 40 सेकंड्स में का ही टाइम मिलता है, आप यस। चाहकर भी 1 मिनट क्लेम नहीं कर सकते। सो उस जगह पे आपकी जो नरेशन है उसमें टू द पॉइंट चीजें होंगी, जैसे व्हाट लेड टू द पिक्चर कन्वे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पिक्चर दिखाई गई है सम काइंड ऑफ क्लीनशिप के बारे में, तो आपने लिख दिया इन द पिक्चर आई परसीव दैट सो एंड सो कैरेक्टर आर देयर, एंड द एज एंड जेंडर जो भी लिख दिया आपने बोल दिया। उसके बाद द एक्शन ऑफ माई स्टोरी इज क्लीनशिप ऑफ द बीच। सो उसके बाद फिर क्या एग्जैक्टली क्या किया, राहुल इज प्रेजेंटली वर्किंग एंड सो एंड सो करके आपने स्टार्ट किया, मतलब एक उसका एक इंट्रो दे दिया, विच इज नथिंग बट व्हाट लेड टू द पिक्चर। फिर हम्म। आप आए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, व्हाट इज प्रेजेंटली हैपनिंग इन द पिक्चर। एक चीज जो मैंने गलती से सीखी है, दैट इज योर स्टोरी शुड रिवॉल्व अराउंड द पिक्चर। तो ये जो अराउंड द पिक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपका 70 to 80% ऑफ वेटेज कैरी करेगा, क्योंकि यही आपका दिखाएगा माइक्रो एक्शंस, आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज, आपका जो भी फैक्टर्स होती है ओएलक्यूज में वो सब भी दिखेंगे। क्योंकि पीपीडीटी अगर आपने बढ़िया करा है तो ऑब्वियस बात है साइकोलॉजिकल टेस्ट में टैग भी बहुत बढ़िया जाएगा, विच वी विल कवर इन द लेटर पार्ट। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है आपने एक बार समझ लिया, नरेशन भी स्मूथ हो गया, एंड द जीडी इज विल बी अ वेरी केक वॉक फॉर यू। क्योंकि अगर आपने परसेप्शन सही करा है, नरेशन बहुत स्मूथ दिया है, तो ऑब्वियस बात है आपकी जो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप वाली क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, एक ऐसा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आएगी जहाँ पे यू विल एक्चुअली गेट टू नो कि मतलब प्रॉपरली ऑलरेडी लोग कन्विंस्ड हो जाएंगे आपके इस चीजों से कि हाँ यार बंदे ने सही परसीव करा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको 1 या 2 पॉइंट भी आप जीडी में दोगे यू विल इजिली गेट स्क्रीन्ड इन। एक इंस्टेंस ऐसा था इन माई रिसेंट रिकमेंडेशन, बॉस मैंने सिर्फ नरेशन अच्छे से दिया, जीडी में आई जस्ट टोल्ड आई एग्री टू ऑल, हम्म। दैट्स इट, आई वाज द ओनली वन हु गॉट स्क्रीन्ड इन। बट ये तभी होता है जब आपकी नरेशन और परसेप्शन बहुत तगड़ी होती है। यस, एंड यस, मैं यस। प्रीवियसली 2-3 पॉइंट्स बोल के भी स्क्रीन इन हो, तो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अगेन। सो मेक श्योर करना कि कभी भी अगर कोई कैंडिडेट जा रहा है स्क्रीनिंग में, दिस इज अ गोल्डन टिप अगेन, एंड many recommended and many previously screened in candidate will also tell you that perception, narration and simple 1 or 2 point in GD, और बार बार रिपीट नहीं करना है कोई भी पॉइंट अगर आपने ऑलरेडी जीडी में बोल दिया है। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्रीनिंग पार्ट। हम्म। सो ये चीज मैंने ध्यान दिया था। सो दैट्स ओके। इट फॉर द स्क्रीनिंग पार्ट। सो परसेप्शन, नरेशन एंड एक दो पॉइंट इन दी जीडी, दैट्स इट। अगर आपकी परसेप्शन, नरेशन बहुत स्ट्रांग है तो एक दो पॉइंट्स नहीं भी बोलोगे, क्योंकि कई बार वो सिचुएशन ही नहीं होती जहाँ पे आप भी बोल रहे हैं और बाकी 15 बच्चे भी बोल रहे हैं, तो उसमें आपकी वॉइस भी इतनी सुनाई नहीं देगी। उस टाइम पे यू जस्ट नीड टू कम बैक, मतलब स्टे देयर। अब उस टाइम पे मत बोलिए जब सारे लोग बोल रहे हैं, उस टाइम पे बोलिए जब सारे लोग अबाउट टू फिनिश है, एंड देन यू स्टार्ट। तो दिस इज व्हाट, ये एक सिंपल चीज है जो आपको अपने लेवल पे भी स्टिमुलस आएगा कि यार अभी नहीं बोलना चाहिए, तब बोलना चाहिए जब कोई बोल नहीं रहा है या अबाउट टू फिनिश कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नरेशन को इम्प्रूव करने के लिए यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट शुड कम फ्रॉम इनसाइड यू, राइट? कि वो बोल रहा हूं मैं और बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, लाउड वॉइस से बोल रहा हूँ और स्ट्रांग तरीके से बोल रहा हूँ। तो इसके लिए भी जैसे पल्लव ने यही बोला होगा कि जैसे मिरर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, एडिटोरियल पढ़िए, उसको फिर अपने लैंग्वेज में, इंग्लिश में समराइज कीजिए,
और अपने ग्रुप्स के साथ, जैसे एक दो स्टूडेंट्स हैं आप ही के जैसे हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। यदि आप सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट या फिर फौज में ऑफिसर बनने की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं भारत की बेस्ट फैकल्टी के साथ हमारे लाइव बैचेस के अंदर। लाइव बैचेस में एनरोल करने के लिए आपको करना पड़ेगा अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन इंस्टॉल, और वहां पे डिफेंस सेक्शन की कैटेगरी को सिलेक्ट करके आप हमारे डायरेक्टली सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ जैसे बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। याद रखिए, कोड लगा लीजिएगा Y588, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आपसे मिलेंगे हम लोग लाइव बैचेस में। थैंक यू। उनके साथ मिलके प्रैक्टिस इट, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करो, आधा घंटा 1 घंटा, विल डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। एट द सेम टाइम यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ मोर विद योर होल बॉडी लैंग्वेज, राइट। तो ये तो हो गई यस स्क्रीनिंग की बात। अब हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी में आप मुझे बताइए कैसे आपने इम्प्रूव किया, या वो फंडामेंटल्स क्या है जिनको आप मिस कर रहे थे, लेकिन आपको फिर बार बार आपने अलग अलग जगहों से गाइडेंस लिया या जो भी किया होगा, तो आपको पता चला यार ये जो था, ये ए नहीं था, बी था एक्चुअली। तो वो बी वाला जो फंडामेंटल है उसके बारे में बताइए। यस डेफिनेटली। एज सर ने कहा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में काफी सारी चीजें होती है जब हम बहुत सारे जगह से सुनते हैं, बहुत जगह से समझते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जो बोलते हैं नेचुरली गलत किसी का नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट कि आप करेक्ट। फौज के रिक्वायरमेंट मैच कर रहे हो या नहीं। सो जैसे मुझे एक अप्रोच सिखाया गया था बचपन में एमडीए टाइम्स में कि आपको नेचुरल होना है, ऑनेस्ट होना है, इंटीग्रिटी के साथ सब कुछ करना है, बट कहीं ना कहीं वो एक तरफा वाली कहानी है। बट एज सुन एज यू बिकम क्वाइट सीनियर इन योर अटेम्प्ट्स एंड व्हेन यू रियलाइज कि नहीं अभी कुछ चीजें सही से नहीं बताने की चलेगी, तो वहां पे आपको थोड़ा सा माइंडसेट फौजी लाइक लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक ऑफिसर ने सिखाया था माइंडसेट ऑफ वॉर लाइक मेंटालिटी। अब ये वॉर लाइक मेंटालिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपकी हर चीज की रिस्पॉन्स बेटर हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे एसएसबी की रिक्वायरमेंट इज नथिंग बट दे आर सिलेक्टिंग यू फॉर अ वॉर। इट कैन बी यस। एनी वॉर, चाहे वो लैंड एक्सट्रीम में हो, स्ट्रेस। वाटर में यस। हो। एक्सट्रीम एग्जैक्टली स्ट्रेसफुल सर। सिचुएशंस में दे वांट यू टू परफॉर्म द बेस्ट, राइट। यस सर डेफिनेटली। सो वो जो वॉर लाइक मेंटालिटी थी उसको बहुत डीप रूटेडली कोई समझता नहीं है। हमें लगता है कि हाँ फौज में जा रहे हैं, अच्छा पैसा है, अच्छा खाना, सब कुछ है, नौकरी अच्छी है, ये सब तो समझ लिया, दैट इज फॉर श्योर, ये पर्क्स बहुत अच्छे हैं। बट हमें एक चीज समझनी है जो वॉर लाइक मेंटालिटी है, ये हम नहीं लेके जाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक 12th वाला कैंडिडेट एनडीए के लिए जा रहा है, तो ही हैज एन एप्टीट्यूड ऑफ अ स्टूडेंट माइंडसेट। एक ग्रेजुएट वाला पर्सन इज गोइंग विद द माइंडसेट ऑफ अ ग्रेजुएट पर्सन। फिर कभी कभार क्या होता है, कॉर्पोरेट वाले कॉर्पोरेट माइंडसेट लेके जाते हैं। सो यस। वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, आप जा रहे हो ऑफिसर बनने के लिए बट आपकी ऑफिसर मेंटालिटी नहीं है। फिर और एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे लाइक ये जो वॉर लाइक मेंटालिटी आ गई, आप उसको कोरिलेट नहीं कर पाते अपने पीआईक्यू के साथ। जैसे सर कह रहे थे साइकोलॉजिकल टेस्ट इज समथिंग विच कम्स आफ्टर स्क्रीनिंग, जहाँ पे आपका ऑलरेडी पीआईक्यू फिल कर चुका है। और ये जो पीआईक्यू है ये आपका कुंडली है, जैसे आप शादी करते हो तो कुंडली एक बनती है, तो वैसे ही पीआईक्यू एक कुंडली सबके पास जाएगी, साइकोलॉजिस्ट के पास, जीटीओ के पास भी जेरोक्स जाती है। कोई कोई कहता है सिर्फ 2 ही पीआईक्यू भरवाया है तो एक इंटरव्यू एक साइट, बट नहीं, जीटीओ के पास भी जाता है। ठीक है, इसका कोई प्रूफ है नहीं बट जाता तो है। एंड देन योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर केस भी जाता है। तो ये जो वॉर लाइक मेंटेलिटी और जो पीआईक्यू है इसको हमें कैसे सिंक करना है और अपने रियल टैट वैट एसआरटी एसडी में दिखाना है, दैट इज द रियल गेम चेंजर। जो सर कह रहे थे ए से बी में लेकर आने की जर्नी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये गैप फिल करने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ यार जो मैंने लिख दिया वो ठीक है, समझ गया, बट उसको ग्राउंड में लिखने में बहुत समझदारी लगती है। बहुत लोग को लगता है कि हाँ इट्स इजीली, इट्स अ केक वॉक, जो हम रियल है वही दिखा देंगे। अगर कोई कैंडिडेट रियल बन के भी जाता है तो देर इज अ वेरी गुड चांस दैट ही विल नॉट मेक इट। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आजकल के जनरेशन में फोन, डिजिटल, सोशल मीडिया एंड ऑल, वहाँ पे बहुत अडल्टरेशन आ गई है। तो आप बहुत नेचुरल बन के जाओगे तो इट विल बी अ टू मतलब डबल एज स्वॉर्ड। कभी कभार आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी और कभी कभार आप ही को हार्म करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो कमिंग डायरेक्टली टू द मेन पॉइंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, मैंने जब OLQs को ध्यान से समझा और जब मुझे भी मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स थे, मैंने जब एनसीसी में ट्रेनिंग करी थी, तो वहां से मुझे एक चीज सीखने को ये मिली थी कि जो 4 क्वालिटी फैक्टर्स है, जो OLQs के जो 4 फैक्टर्स है, जैसे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, सोशल इफेक्टिवनेस, सोशल एडजस्टमेंट, सोशल इफेक्टिवनेस एंड द डायनेमिक,
सर ने इसी 4 फैक्टर्स को 3 फैक्टर्स में डिवाइड किया, दैट इज नथिंग बट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, सोशल क्वालिटीज एंड लास्टली द डायनेमिक्स। अब क्या होता है जब हम टैट की स्टोरीज लिखते हैं, और ये मैं आपको एक सबके लिए बता देता हूँ, टैट हैज द मैक्सिमम वेटेज इन द होल साइकोलॉजिकल टेस्ट। अगर आप 2.5 घंटे के टेस्ट में 1 घंटा सिर्फ टैट पे दे रहे हो तो ऑब्वियस बात है 60% वेटेज तो उसी का हो गया, बाकी 15 एंड 10 इज द रेशियो। एंड समटाइम्स कोई ऊपर नीचे ही बोलता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट टैट इज ऑलवेज द बिगेस्ट पार्ट। तो वहां पे आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आप गड़बड़ी करके सोच रहे हो वैट एंड एसआरटी विल डू ग्रेट, तो जेंटलमैन ऑलरेडी योर टाइम इज अप, मतलब आपका गेम हो चुका है, खत्म खत्म। अब क्या है, टैट का मैंने इसलिए इतना ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये जो 4 फैक्टर्स को सर ने 3 में कोलैब किया, और आप दुनिया के कोई भी पिक्चर उठा लो, चाहे वो पीपीडीटी की हो, टैट की हो, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट यही 3 फैक्टर्स में ही स्टोरी घूमने वाले हैं। इस 3 के बाहर कहीं कभी नहीं जाने वाले, अनलेस अनटिल आप रॉकेट साइंस मतलब एलियन पे स्टोरी बना दो या कुछ और बना दो, बट वो तो बनने नहीं वाली है ना, यू कांट कोरिलेट। और आप ऑलरेडी बोलते हैं ना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले काम करोगे तब। तो 3 फैक्टर्स दिमाग में रखना है। क्वालिटीज मैंने कभी भी याद नहीं करे टिल डेट। अगर मुझसे कोई ओएलपी पूछता है तो आई डोंट नो, एंड याद करने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी अगर हाँ मैं बोल तो दूंगा, 12-13 भी बोल दूंगा, बट स्टिल फैक्टर्स को एम्फसाइज करने पे सर ने ध्यान बोला। और ये बहुत काम का है क्योंकि जितने भी रिकमेंडेशन में यही नॉलेज के बाद ही हुआ है मेरा। तो ये जो 3 फैक्टर्स को आपने दिमाग में रख लिए, तो you will notice that in the 12 picture set which includes one blank story, you will find that in the 11 stories generally some 7 to 8 stories for male candidates। मैं again मेल एंड फीमेल का बाइफर्केशन करूंगा। मेल कैंडिडेट्स का 7 से 8 stories will revolve around planning and organizing and social qualities, and there will be few stories related to dynamics जहाँ पे आपका हीरो या जो मेन कैरेक्टर है वो मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कुछ कर रहा है, सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने प्रैक्टिस करी होगी स्टोरी की, कुछ लाइक पारिवारिक माहौल टाइप है, उसमें एक बंदा डूब रहा है, तो दैट इज अ कैरेक्टर सिनेरियो वेयर यू आर एक्चुअली अबाउट टू डू सम एक्टिविटी जहाँ पे बचा रहे हो या रेस्क्यू करोगे। हीरोइक देयर इज अ एक्टिविटी। पिक्चर जहाँ पे एक बंदा भाग रहा है, तो वहां पे भी सेम मेहनत दिखेगा, डायनेमिक एंगल दिखेगा आपका। अब कहीं ना कहीं किसी को डाउट आता है कि पीआईक्यू के साथ कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। आपको पीआईक्यू को ज्यादा दिमाग में रख के भी नहीं करना है। पीआईक्यू से साइकोलॉजिस्ट ये समझ रहा है कि यार ये बंदा भागता है, खेलता है, दौड़ता है, इसकी हाइट अच्छी है, सो ही इज करेजियस, ही हैज अ गुड स्टेमिना, ही हैज अ डिटर्मिनेशन कि हाँ बंदा खेलता भी पढ़ता भी है। अब उसको दिखाना है कि हाँ ये बंदे को कल को कुछ एक्टिविटी मिल जाए तो ये करेगा ये सब काम। इससे ये नहीं है कि आपने कभी स्विमिंग नहीं करी तो यू डोंट नो आप कैसे स्विमिंग कर रहे हो, ये वाला वो एंगल नहीं दिखता। कैंडिडेट्स यहाँ पे थोड़ा सा गलत तरीके से समझते हैं कि सर मैंने तो जिंदगी में स्विमिंग नहीं करी बट हाउ आई एम एबल टू रेस्क्यू। ऐसा नहीं है, वो देख रहे हैं कि ये बंदा करेजियस है या नहीं, क्योंकि आपने पीआईक्यू से यही दिखता है कि हाँ इसके पेरेंट्स की अपब्रिंग लाइक पेरेंट्स की बैकग्राउंड कैसी है, इसकी अपब्रिंगिंग कैसे रही है, कैसे स्कूल्स में पढ़ा है, फिर इसने कभी एनसीसी करा है या नहीं, क्योंकि दैट इज वेयर द रियल गेम चेंजर कम्स। वो बस ये परसीव कर रहा है कि इस बंदे के पास वो वाले क्वालिटीज है या नहीं, या क्या वो दिखा पा रहा है या नहीं। इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग थिंग्स इन अ राइट वे एट द राइट टाइम इन द राइट मैनर। तो ये चीज बहुत अच्छे से समझना है। देन आपने जब ये चीज समझ ली टैट एंड पीपीडीटी का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कोरिलेट किया था, 3 एस्पेक्ट, व्हाट लेड टू द पिक्चर, व्हाट इज प्रेजेंटली हैपनिंग एंड व्हाट इज द लाइकली आउटकम। जब आपने ये 3 चीज समझ ली, योर स्टोरी विल बी वेरी स्मूथ। एंड कैंडिडेट्स जनरली, मुझे भी एक प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट, 12 पिक्चर्स कैसे लिखूंगा मैं। तो जैसे ही मुझे 3 एंगल समझ में आ गया कि यही 3 में लिखना है, तो ऑब्वियस बात है 4 मिनट भी ज्यादा लगते थे मुझे कि यहाँ 3.5 में खत्म हो गया स्टोरी। कभी कभी ऐसे आते थे, ऐसे माइंड लाइक ऐसे आए हैं रियल एसएसबी में कि जल्दी जल्दी स्टोरी खत्म है, इन विच आई हैव इवन गॉट रिकमेंडेड। तो कहने की बात यह है कि आप अगर सही डायरेक्शन में चीजें करोगे तो ऑब्वियस बात है टाइम ज्यादा ही लगेगा। अनलेस अनटिल आपको लगा कि नहीं मैंने व्हाट इज प्रेजेंटली हैपनिंग मैंने बहुत ज्यादा लिख लिया तो आई विल गेट अ गुड मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोरी शुड बी जनरली, अगर आप नॉर्मल स्टोरी लिख रहे हो तो इट विल बी लाइक 12 से 14 15, अगर कभी 15 से ज्यादा मत लेके जाओ, 15-16 इज मैक्स। मैंने 15-16 की भी स्टोरी लिखी है। अगर आप 9 लाइन के भी लिख रहे हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपकी जनरल एक्शंस बहुत तगड़े वर्ड्स के साथ है। सो दिस इज ऑल अबाउट टैट। एंड और एक सिंपल अप्रोच ये रहेगा कि जो मैंने जिस तरीके से प्रैक्टिस करी थी, सिंस आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड
आप लोग को भी पता है इंजीनियर्स एक रात पहले पढ़ते हैं और फिर अप्रोच थोड़ा अलग रहता है, एंड कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो लोग शॉर्टकट्स निकालते हैं, बट ये एसएसबी में कोई शॉर्टकट्स नहीं है। बट मैंने क्या करा था, डेली प्रैक्टिस करने के लिए मैं थोड़ा लिखने में टाइम कम देता था। सो आई यूज टू गो टू माई कॉलेज एंड फ्रेंड्स के साथ मिलता था, तो मुझे भैया ने भी सिखाया था और काफी सारे ऑफिसर्स ने भी सजेस्ट किया था कि यू सी लॉट ऑफ सीनैरियोज इन योर रियल लाइफ। जैसे आप बालकोनी से झांकोगे, यू विल सी ग्रुप ऑफ पीपल एंजॉइंग देयर डे टू डे रूटीन वर्क, and if you go by a bus you will see different kind of scenarios. So just blink your eyes, assume that that is your real picture, and just think of themes and actions. That's it. आपका आधा साइकोलॉजी वहां से डेवलप होगा, आधे से ज्यादा। हार्डली आपको प्रैक्टिस तब करनी है जब आपको लगे कि नहीं मैं 12 पिक्चर्स कैसे लिखूंगा एक टाइम जोन पे, उसके अलावा कोई और जरूरत नहीं है। बाकी माइक्रो एक्शंस आपको सोचते रहना है, जैसे सर ने कहा एडिटोरियल्स पढ़ना है, वहां से काफी एक्शंस निकलते हैं। जैसे अगर कोई फायर ब्रिगेड वाले काम हो गए, तो वहां से कैसे एक फायरमैन का रोल आएगा, कैसे एक पुलिस का रोल आएगा, कैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट कैसे निकलती है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एक्टिविटीज के माइक्रो एक्शंस वहां से पता Right, चलेंगे। right. So that's a तो very दिस इज that's a very good advice because I think when I was also preparing back a few years back, तो वैसा बोला जाता था, take every situation as PPDT or TAT, राइट। उसको दिमाग में सोच लो, परसेप्शन ऐसी बना लो कि क्या एक्शन होने वाला है, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट विल हैपन, व्हाट इज हैपनिंग, ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में ही अपने आप को वो करना शुरू कर दो, ट्रेन करना शुरू कर दो। और दूसरी चीज जो आपने बताई है, दैट इज टैट इज द मास्टर ऑफ ऑल दी साइक टेस्ट। तो उसको और ज्यादा सिंसियरली जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। कुछ बच्चों की स्टोरीज रह जाती है, देखो दैट इज ऑल्सो अ क्वालिटी दैट यू फिनिश योर टास्क विद इन दैट टाइम फ्रेम, तो उसको भी रिप्रेजेंट करो इन फ्रंट ऑफ द एसेसर्स, राइट। पलव, कुछ और रह गया है तो वो बता सकते हैं, अदरवाइज वी मूव टू जीटीओ। सर एडिंग ऑन टू वन मोर पॉइंट इन टैट, जैसे टैट आप सबको पता है, ऑल द असेसमेंट्स ऑफ एसएसबी इज ऑफ 225 मार्क्स ईच, which totally sums up around 900, मतलब राइट। 225 for psych, 225 for GTO, 225 for interview and 225 for conference. अब ये 225 में मैक्सिमम वेटेज इज अगेन फॉर टैट, ठीक है, एंड इट इज समवेयर अराउंड 120 मार्क्स। अब आप समझ लो कितना ज्यादा वेटेज है। अब बाकी बचा कुचा इज 60 जो भी करना है उसके हिसाब से अगेन यू कैन अंडरस्टैंड। तो वहां से इतना जब बड़ा एरिया ऑफ आपके पास चंक ऑफ मार्क्स है, एंड अगेन मुझे एक सर ने बता दिया, कैसे सर ने, एक सर है, तो उन्होंने भी एक चीज कहा था कि हर एक स्टैट की स्टोरी इज रेटेड आउट ऑफ 10 एंड बेयर मिनिमम मार्क्स इज 4 मार्क्स। मतलब आपको सिर्फ 4 मार्क्स लेकर आना है, विच कैन इजिली बी अचीवेबल अगर आप न्यूट्रल से पॉजिटिव स्टोरी बनाते हो। नेगेटिव का कोई एंगल ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा नेगेटिव एंगल विल स्टैंड यू एट द बॉर्डर लाइन केस। अगर आप जनरली न्यूट्रल से पॉजिटिव कर रहे हो तो यू आर श्योर शॉट इन, मतलब जनरल अप्रोच के थ्रू भी, जहां पे आपने सिंपल माइक्रो एक्शंस डाले, सिंपल कोई ज्यादा काम नहीं कराया अपने हीरो को, फिर भी चल जाएगा। क्योंकि एज एन ऑफिसर यू आर एक्सपेक्टेड टू मीट क्राइसिस। आप वहां पे डीएम नहीं हो कि साल भर का प्लान करने बैठे हो, आप वहां पे एक सिंपल ऑफिसर हो, आपको शेरशाह जैसे कहा गया कि 0.5140 कैप्चर करना है सुबह तक। सो दैट्स इट, मतलब वही आपका एक एजेंडा होगा, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव आप मीट करोगे, और उसको कितनी बेहतरीन तरीके से मीट कर रहे हो, दैट इज व्हाट एसेसर इज लुकिंग फॉर। क्योंकि कल को आप जब ऑफिसर बनोगे, एनी फोर्सेस, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, कहीं पे भी बनो आप, कोई भी सर्विस में, so you will find that कि एक young officer is just meeting the day-to-day routine activity in a very beautiful way and in a approach that eventually becomes the right way for the subordinates to come up. So that's it, है ना। ये मंत्र बहुत important था, मैंने भी eventual days में सीखा, and it works very well. So that's it for राइट, TAT. राइट, राइट।